जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले क्लास 10 का चैप्टर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण। ठीक है, इससे आपको ऑब्जेक्टिव बहुत पूछा जाता है और आगे बहुत आपको काम भी पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं अम्ल किसे कहते हैं। आप लोग को अम्ल नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो लगा होगा भाई नया नाम है, जबकि अम्ल को इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू? एसिड कहते हैं। अब कहिएगा एसिड तो हम सुने हुए है ना, तो अम्ल को क्या कहते हैं बाबू? एसिड। कभी टेस्ट करके देखिएगा, ओरिजिनल एसिड नहीं पी लीजिएगा, पता चले आप टपक गए। ठीक है, तो अम्ल कैसे होते हैं बाबू? स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल जो होते हैं यानी कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। एक एक चीज बाबू आप लोग ध्यान समझिएगा, कहीं आपका नहीं जाएगा, ऑब्जेक्टिव से लेके सब्जेक्टिव तक। ठीक है, और ये क्या करते हैं अम्ल? नीले लिटमस पत्र को, अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस पत्र को किसमें कर देते हैं? लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लाल। जैसे ही नीले लिटमस पत्र को अम्ल के पास ले जाया जाता है तो किस रंग का बना देते हैं? लाल रंग का। जलीय विलयन में ये H+ आयन देते हैं। जलीय विलयन के साथ जब इनकी अभिक्रिया होती है तो कौन सा आयन देते हैं? H+ का। जैसे में देखिए बाबू HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, के बाद आपका HNO3, नाइट्रिक एसिड, CS3COOH, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल, बहुत सारे एसिड है, 5-6। ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तत्पर। अब देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं लिटमस है क्या। लिटमस जो है बाबू एक प्राकृतिक सूचक है। ये क्या है? प्राकृतिक सूचक है। अब कहिए सर सूचक मतलब क्या है, तो इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी चलते हैं चैप्टर की ओर। ठीक है, आगे है इसके बारे में। तो देखिए 1.2 पॉइंट मैंने और लिया। तनु अम्ल किसे कहते हैं? देखिए तनु अम्ल यानी तनी सा अम्ल। ठीक है, यानी जल ज्यादा होगा, अम्ल क्या होगा बाबू? कम होगा। जल ज्यादा होगा, अम्ल कम होगा। सांद्रम क्या चीज है बाबू? सांद्रम यानी अम्ल ज्यादा होगा और जल क्या होगा? कम होगा। तनु अम्ल में क्या होगा बाबू? फिर से ध्यान दीजिए, अम्ल क्या होगा? कम और जल क्या होगा? ज्यादा, क्योंकि तनिक अम्ल। और सांद्र में सौसे अम्ल। ठीक है, सांद्र अम्ल मतलब सौसे अम्ल कह दीजिए आप लोग, यानी अम्ल क्या होगा? ज्यादा और जल क्या होगा? कम होगा। ठीक है, अब बात करते हैं बाबू हम लोग क्षारक की, जिसे इंग्लिश में कहता है बेस। ठीक है, तो देखिए बाबू ये स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। क्षारक जो होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। और ये लाल लिटमस पत्र को क्या करते हैं? नीला में बदल देते हैं। सीधा इसका अपोजिट है। ये भाई खट्टा लग रहा है तो ये कैसा लग रहा है? कड़वा। ये नीले को किस में बदल रहा है? लाल में। और ये लाल को किस में बदल देता है? नीले में। यानी अगर हम लाल लिटमस पत्र को क्षारक के पास लेके जाएंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा बाबू? नीला। कैसा हो जाएगा? नीला। ठीक है, और जलीय विलयन में कौन सी देते हैं? OH- आयन देते हैं। क्या देते हैं? OH- आयन देते हैं। ठीक है, अब जैसे में देखिए कुछ एग्जांपल है आप लोग के सामने में। तो देखिए यहाँ पे है NH4OH, अमोनियम ऑक्साइड। OH का मतलब क्या होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, KOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब इसके बाद आता है क्षार किसे कहते हैं? तो जल में घुलनशील पदार्थ को क्या कहते हैं? क्षार। ठीक है, जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। ठीक है, जल में घुलनशील पदार्थ को क्या कहते हैं बाबू? क्षार। एक पॉइंट और है, देखिए अर्थात सभी क्षार क्षारक होते हैं। जितने भी क्षार है क्षारक होते हैं, लेकिन क्षारक क्षार नहीं होते। क्षारक क्षार नहीं होते, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू हम लोग। चलिए बाबू आगे आपका पॉइंट है सूचक। ठीक है, तो देखिए इसका उपयोग पदार्थ की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति की पहचान करने में किया जाता है। यानी सूचक जो होता है ये बताता है कि भाई ये अम्लीय है या ये क्षारीय है। इसकी पहचान किससे मिलती है? हमको सूचक से मिलती है। अब सूचक बाबू 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक और गंधीय सूचक। तो सबके बारे में एक एक से जानेंगे हम लोग। तो देखिए सबसे पहला प्राकृतिक सूचक। तो देखिए प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जो अम्ल व क्षारों के साथ भिन्न भिन्न रंग बदलते हैं। यानी जे अम्ल, अगर इसके पास अम्ल आएगा तो इसका रंग दूसरा होगा, क्षारक आएगा तो उसका रंग क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। यानी प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, जैसे देखिए हल्दी को अगर अम्ल के पास लेके जाएंगे बाबू तो कैसा हो जाएगा? पीला। हल्दी अगर अम्ल के पास जाएगा कैसा हो जाएगा? पीला। और क्षारक के पास लेके जाएंगे तो कैसा हो जाएगा? लाल। नहीं होगा तो आप लोग अपने सर पे हल्दी गिरा के देख लीजिए, हल्दी का दाग लगता है ना, तो थोड़ा सा कपड़े में लगा के आप खुद भी रिसर्च करके देखिएगा, उस पे एसिड डालिएगा, उसका रंग पीला हो जाएगा। साबुन के पास लेके जाइएगा तो लाल, थोड़ा हल्का गहरा लाल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिटमस पत्र को लेके जाएंगे तो आपको पता है अम्ल के पास जाता है तो कैसा रंग का हो जाता है? लाल, है ना, यहाँ पे मैंने बताया लाल।
और क्षारक के पास लेके जाइएगा तो कैसा हो जाएगा, नीला। फिर से मैं बता रहा हूं, ये 1 नंबर का पूछता है। अगर अम्ल की बात करें तो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देगा, लाल। अम्ल जो होगा नीले को क्या कर देगा बाबू, लाल। और क्षारक क्या करेगा, लाल को किस में बदल देगा, नीले में। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए अगला हम देखते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे बाबू संश्लेषित सूचक। प्राकृतिक सूचक आप लोग समझ गए। देखिए वह सूचक जो रसायनों द्वारा और प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, संश्लेषित सूचक। ठीक है, वीडियो पूरा देखिए, कहीं जाइएगा नहीं। बहुत बच्चे का आदत होता है बस देख के थोड़ा निकल जाना, शॉर्ट वीडियो मन लगता है, थोड़ा नॉलेज वाला वीडियो देखिए आप लोग। ठीक है, अब देखिए एक फिनोलेफ्थलीन, ठीक है, इसको जब अम्ल के साथ अभिक्रिया कराता है, अम्ल के नजदीक आता है तो यह अपरिवर्तित हो जाता है, यानी इसका रंग जो होता है पानी जैसा होता है। और वही जब ये क्षारक के संपर्क में आता है तो कैसा हो जाता है बाबू, गहरा गुलाबी हो जाता है। देखिए कितना अंतर है। ठीक है, उसके बाद मैथिल ऑरेंज, ये जब अम्ल के संपर्क में आता है तो इसका रंग क्या हो जाता है बाबू, लाल। और क्षारक के संपर्क में आता है तो इसका रंग हो जाता है बाबू, पीला। ठीक है, अब तीसरा सूचक बचा हमारा, 2 सूचक खत्म हो गए। गंधीय सूचक, जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है उसे क्या कहेंगे, गंधीय सूचक। यानी देखिए सुनने में लग रहा है गंधीय, यानी गंध से बताएगा कि ये क्षारीय है कि ये अम्लीय है। ठीक है, जैसे प्याज का रस, प्याज का रस अगर अम्ल के संपर्क में आएगा तो उसकी गंध कैसी होगी बाबू, तीक्ष्ण होगी। और क्षारक के संपर्क में जाएगा तो खेल खत्म। ठीक है, यानी कोई गंध नहीं। लौंग का तेल अम्ल के संपर्क में जाएगा तो कैसा गंध देगा, समान। और वही क्षारक के पास जाएगा, क्षारक के संपर्क में जाएगा तो क्या हो जाएगा, गंध ही नहीं आएगा, कोई गंध नहीं आएगा। तो ये तीनों सूचक आप लोगों ने समझ लिया, पढ़ भी लिया। अब चलते हैं आगे, थोड़ा सा टॉपिक पॉइंट है एक, लवण। ठीक है, लवण क्या है इसको देखिए। तो अम्ल, लवण देखिए क्या है, तो अम्ल के अवशिष्टों के साथ, किसके साथ, अम्ल के जो अवशिष्ट बचते हैं उनके साथ मिलकर धातु एक यौगिक बनाता है। उसका जो धातु होता है वो क्या करता है, एक यौगिक बनाता है, जिसे क्या कहते हैं बाबू, लवण कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, लवण। जैसे में बाबू NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, KCl, पोटासियम क्लोराइड इत्यादि। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अम्ल व क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। अब हम लोग देखने वाले हैं अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया। देखिए यहां से हर पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव तक। जब हम धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, धातु की किसके साथ, अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या मिलता है। देखिए जब भी हम अम्ल को धातु के साथ या धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमें उत्पाद में लवण और हाइड्रोजन मिलेगा। ध्यान रखिएगा, अम्ल की धातु के साथ या धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, उत्पाद में हमेशा क्या मिलेगा बाबू, लवण और हाइड्रोजन। याद हुआ आप लोग को। तो देखिए अम्ल क्या है, HCl, धातु ले लेते हैं पोटासियम, तो लवण में क्या आएगा, KCl2। क्या आ गया बाबू, KCl2। ठीक है, हाइड्रोजन क्या हो गया आपका, H2। चलिए तो यहाँ थोड़ा सा मिस हो गया था आप लोग। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, धातु की अम्ल के साथ जब भी अभिक्रिया करती है तो मैंने आपको क्या बताया था, अम्ल जब भी धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो बाबू क्या बनाएगा, लवण और हाइड्रोजन। यानी उत्पाद में हमेशा लवण और हाइड्रोजन। जैसे देखिए अम्ल क्या है आपका 2HCl, हम कोई धातु ले लेते हैं जिंक, है ना, Zn। जब Zn क्या करेगा, Cl के साथ अभिक्रिया कर लेगा, Cl के साथ क्या कर लेगा अभिक्रिया, यानी ZnCl2, और ये हाइड्रोजन के रूप में इधर क्या हो जाएगा बाबू, मुक्त हो जाएगा। तो आपको एक क्वेश्चन याद हो कि ना हो, पर एग्जाम में ध्यान रखिएगा, पूछता है जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या चीज देता है उत्पाद में। तो याद रखिएगा, लवण देता है और हाइड्रोजन देता है। समझ में आ गया, इक्वेशन आप लोग देख लीजिएगा। अब बात करते हैं धातु जब क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या देता है। ठीक है, सेम चीज देगा अम्ल के साथ और क्षारक के साथ। ठीक है, तो देखिए रासायनिक गुणधर्म की बात हो रही है यहाँ पे। धातु की क्षारक के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्षारक और धातु जब अभिक्रिया करते हैं तो हमेशा उत्पाद में ये भी क्या देते हैं बाबू, लवण और हाइड्रोजन। क्या देते हैं, लवण और हाइड्रोजन। जैसे देखिए क्षारक 2NaOH, धातु में हमने जिंक ले लिया तो क्या बना है, Na2ZnO2। लवण क्या बन गया हमारा, Na2ZnO2, और हाइड्रोजन क्या हो गया बाबू, मुक्त हो गया। ठीक है, हाँ देखिए यहाँ पे हमारा क्या लवण बन गया, Na2 सोडियम जिंकेट। ठीक है, और यहाँ पे भी हमारा क्या हो गया,
जिंकेट क्लोराइड, है ना। तो ये लवण का निर्माण करता है, यानी आपको समझ में आ गया, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो उत्पाद में क्या देगा बाबू, लवण और हाइड्रोजन। अगर धातु क्षारक के साथ अभिक्रिया करेगा तो भी लवण और हाइड्रोजन देगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पर। तो देखिए, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया, क्षारक के साथ इसकी अभिक्रिया नहीं होती है। धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया जब भी होगी बाबू तो हमेशा अम्ल के साथ होगी। किसके साथ होगी, अम्ल के साथ, क्षारक के साथ नहीं होती है। तो चलिए एक एक करके हम ध्यान समझेंगे। धातु कार्बोनेट के साथ, भाई धातु कार्बोनेट के साथ कैसे अभिक्रिया होती है, तो देखिए धातु कार्बोनेट जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद में हमें लवण, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और क्या देता है, जल देता है। याद हुआ आप लोग को, धातु कार्बोनेट जब भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो देगा लवण, CO2 और क्या देगा बाबू, जल। अब देखिए धातु कार्बोनेट कहीं से उठा लिए, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, अम्ल क्या हो गया हमारा HCl। इसको जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ बन गया सोडियम क्लोराइड। ये क्या, किसका निर्माण किया इसने, ये किसका निर्माण हो रहा है, लवण का। लवण के साथ क्या दे रहा है, CO2 के साथ क्या दे रहा है हमको, जल दे रहा है यानी H2O। तो आप लोग समझ गए, धातु कार्बोनेट के साथ जब भी अम्ल की अभिक्रिया करेगी तो उत्पाद में हमको लवण, CO2 और क्या देगी, जल देगी। ठीक इसी तरह धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब भी अभिक्रिया करेगी, कौन सी, अम्ल जब भी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगी तो यही चीज देगी, लवण, CO2, जल। तो एग्जाम में ये नहीं कि गड़बड़ा दीजिएगा, ठीक है। कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगी, सीधा लवण और क्या देगा, CO2 और जल, लवण, CO2 और जल। देखिए धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट सिर्फ हाइड्रोजन लग जाएगा, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, Na सोडियम, S से हाइड्रोजन, CO3 से कार्बोनेट। तो याद रखिएगा, मैंने कहा कुछ कुछ सुन के लिखते जाइए, कॉपी में भरते चलिए, उससे आपको याद होते चल जाएगा। तो इसको हम जब भी अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमको लवण मिल रहा है ना बाबू, NaCl और साथ में CO2 और प्लस H2O। ठीक है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट की जब हम अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण में क्या मिल रहा है हमको, 2NaCl, CO2 प्लस H2O। समझ गए यहां तक आप लोग। तो इसके बाद बाबू हम लोग देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण, यानी CO2 का परीक्षण कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, तो इसको भी थोड़ा सा जानेंगे। तो देखिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है, जब CO2 को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है, जैसे देखिए CaOH2, इसी को कहते हैं बाबू चूने का पानी। क्या कहते हैं, चूने का पानी, CaOH2। जब चूने के पानी को CO2 में प्रवाहित करते हैं तो ये क्या बन के आता है बाबू, CaCO3। और साथ साथ में क्या होता है, जल में ये क्या बन के आता है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि कैसे रंग का, श्वेत अवक्षेप का होता है। श्वेत यानी आप देखिएगा ना, चौक को आप पानी में डुबाइएगा तो धीरे धीरे चौक जितना भी है ना वो कहाँ नीचे बैठ जाएगा, ऊपर में पूरा मतलब दूधिया रंग बना देता है, फिर धीरे धीरे साफ होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे वो नीचे बैठता है, ऊपर से साफ होना शुरू हो जाता है। तो ये यहाँ पे हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ जल के साथ क्या दे रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी श्वेत अवक्षेप। ठीक है, अब अत्यधिक मात्रा में अगर CO2 प्रवाहित कर दिया जाए तो क्या होगा, तो देखिए आपका CaCO3 बना भी, है ना, तो उसमें पानी दिया और प्लस में हमने क्या दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, और ऊपर से हमने क्या दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये जो बनता है ना, ये जल में विलयशील होता है। ठीक है, जल में विलयशील होता है मतलब कलरलेस होता है, रंगहीन होता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका समीकरण यानी CO2 का परीक्षण। आपके किताब में इसका डायग्राम होगा, उससे भी आप समझ सकते हैं। अगर यहाँ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ड्राइंग नहीं लिया है। ठीक है, अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो CaCO3 है, इसके बहुत सारे रूप है, जिसमें चूना पत्थर आपका आ जाता है, खड़िया जिसे आप चौक कहते हैं वो आ जाता है, एवं संगमरमर। ये किसके रूप है, कैल्शियम कार्बोनेट के रूप है। मैंने हर चीज को बहुत मेहनत से आप लोग के लिए निकाला है ताकि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव ना छूटे। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट कीजिए, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों में जरूर शेयर करें। आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।